हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम इस समय 2011 में जो CTET का जो एग्ज़ाम हुआ था, हम उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ प्रश्न करा चुके हैं और आज हम इस वीडियो में, ये वीडियो नंबर आपका 2 होगा, जिसके अंदर हम और आगे प्रश्न करेंगे। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा चैनल ये पहली बार देखा है, तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि और शिक्षार्थियों का भी फ़ायदा हो सके। तो देखिए, हम अपनी देरी न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यहाँ पर यह है ये सीखना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सीखना प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभिप्रेरणा का क्या काम होता है। देखिए, शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या फिर शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा जो लास्ट वाला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। देखिए, इसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए, ये अभिप्रेरणा के एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, इसको देखते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा या इसे मोटिवेशन भी कहते हैं, का सामान्य अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले को आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं व्यक्ति के पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शमुखी लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। मतलब कि जो हमारी आंतरिक ऊर्जा जो होती हैं और जो आवश्यकताएं होती है, वो हमें निर्देशित करते हैं हमारे लक्ष्य की तरफ। ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा। ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सीखना समृद्ध हो सकता है। जो सीखना होता है समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। और नेक्स्ट देखिए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन और पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है, इसको और पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, जो सीखना जीवन की एक मूल प्रक्रिया है। एक कक्षा में छात्र बेहतर तरीके से तभी सीख सकता है जब उसके समक्ष वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, और एक शिक्षक अपने छात्रों के उत्तम ढंग से सीखने के लिए पुरस्कार, सफलता, उत्साह आदि कारकों का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी उन्हें सुगम बनाती हैं उनके सीखने को। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानेंगे। देखिए, नहीं है। ठीक है ना। तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो देखिए, पहला, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्षणमुखी होता है, और जन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो देखिए, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर अधिगम हो सकता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा हर जगह सीखता है। ठीक है ना। तो बच्चा हर जगह सीखता है। देख लेते हैं इसका। देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है जो लक्षणमुखी है। मतलब एक व्यापक प्रक्रिया भी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सीखना लक्षणमुखी भी होता है एवं जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो सीखना होता है वो जीवन भर चलता रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि शैक्षिक संस्थान में ही अधिगम प्राप्त किया जाए। ठीक है ना। समाज में रहते हुए घर, पास पड़ोस, परिवेश एवं अन्य अनौपचारिक संस्थानों से भी अधिगम संभव हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। जो 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, मतलब कि 5वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थी जिनकी देखने की दृष्टि कमज़ोर है, या उनकी दृष्टि है बेकार है, या अंधी हैं वो। तो देखिए, इसके लिए कौन सा आंसर सही रहेगा।
पहला, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता देनी चाहिए। तो ठीक है, देखिए जो ऑप्शन तो ये हो गए। और नेक्स्ट है आपका, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ठीक है ना। और फोर्थ है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए इसका जो आंसर होगा तीसरा सही होगा, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन और पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए इसकी जो एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या क्या है। देखिए एक्सप्लेनेशन में, कक्षा में प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कक्षा में यदि कोई दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके साथ भी सामान्य छात्रों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित जो छात्र हैं देखने में असमर्थ होते हैं। अतः कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उस विषय की सीडी, ऑडियो कैसेट आदि उन्हें सहायता स्वरूप उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वह उसकी मदद से विषय वस्तु एवं तथ्यों को भलीभांति समझ सके, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं इस चीज़ को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ये जो प्राथमिक जो शिक्षक होता है प्राथमिक स्तर का, तो उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है क्या होती है। पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, या मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए। देखिए जो इस तरह के जो अध्यापक होते हैं ना, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्कूल के अध्यापक होते हैं उनमें धैर्य और दृढ़ता की बहुत आवश्यकता होती है। तो उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धैर्य और दृढ़ता, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो देखिए बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में कब सोचना आरंभ करता है। तो देखिए संवेदिक प्रेरक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था या मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। देखिए इसका जो आंसर होगा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होगा, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसकी एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर आता है। तो देखिए इसका हम जो देखेंगे तो देखिए क्या है, बालकों में वृद्धि के क्रमिक विकास को जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। तो जीन पियाजे ने 4 भागों में बुद्धि के क्रमिक विकास को दिया था। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसे सेंसरी मोटर कहा जाता है इंग्लिश में, ये जन्म से 2 वर्ष की होती है। तो इन्होंने पहली अवस्था ये दी थी। दूसरी अवस्था थी इनकी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। और मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था इसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कौन कौन से वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है ना। अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से आगे की होती है। तो जो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष में, इसमें क्या होता है, बालक वस्तुओं को विभेदीकरण करने और तथा वर्गीकरण करने में सीख जाता है, ठीक है ना। वो 7 से 11 में क्या करता है, अपना तार्किक विचार लगाना चालू कर देता है वो, ठीक है। उनका जो चिंतन जो होता है वो अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी एज है, 7 से 11 की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ठीक है ना। तो इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, जो सामने वाली चीज़ें होती हैं उसमें विभेद करना, उसके ऊपर चिंतन करना सीख जाता है 7 से 11 की उम्र में, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठे हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आया और इस स्थिति में वह निपटने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगा, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं एक साथ और एक अभिभावक को ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो देखिए वो अभिभावक को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चों को अलग अनुभाग में बदल दें या उनकी क्लास चेंज कर दें। नेक्स्ट, अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। और नेक्स्ट है, अभिभावकों को
विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, जिसका सही आंसर होगा इसका आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। थर्ड, अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए ऐसा क्या है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या आपका ये आ गया, आपका एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। यदि एक अध्यापक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है तो इससे छात्रों में अनजाने भय की समाप्ति होगी और छात्र अपने साथी छात्रों के साथ बैठकर सामूहिक चर्चा और पठन आदि कार्यों में लीन दिखेंगे। हो सकता है कि इससे छात्रों को कुछ अधिक स्वतंत्रता मिल जाए जिससे उनके बिगड़ने की संभावना हो, किंतु इस स्थिति में भी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। देखिए सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो किसने बढ़ावा दिया इसको, तो देखिए ये दिया था गेस्टाल्टवादियों ने, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादियों ने, ठीक है ना। तो देखते हैं इसकी, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चलना चाहिए कि आखिर साइको में क्वेश्चन इसका आंसर है क्यों। देखिए अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञानों ने दिया था, ठीक है ना। इन मनोवैज्ञानिकों ने वर्दीमियर, कोहलर और कोफा और लेविन है, ठीक है ना। वर्दीमियर, कोहलर, कोफा और लेविन है। लेविन के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है।